तो तैयारी को जिस तरह से विभाजित किया हुआ है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में, हमने आपसे कई बार डिस्कस किया है कि एक विषय के प्रति गहरी समझ यदि आपको बनानी है तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में बांट करके नहीं पढ़ सकते। और जब पूरा आप उसको पढ़ेंगे तो इन दिनों में जो हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी को समझ बनाने के लिए एक तो आपको यूट्यूब पे जो वीडियो आपको ग्रुप में दिए जा रहे हैं अभी, उनको आप लोग साथ साथ देखते जाएं। साथ ही जो आपको नोट्स बताए गए हैं, हमारे जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है वो लोग नोट्स मंगवा लें और नोट्स के साथ साथ पढ़ते जाएं। उससे उससे अच्छे नोट्स आपको और कहीं मिलेंगे नहीं। और रेगुलर यूट्यूब की क्लासेस देखते जाएं और जो हम अभी इन दिनों में क्लास में निर्देश दे रहे हैं उनका पालन आप करें, तो निश्चित रूप से सफलता जो है आपको मिलेगी। प्रीलिम्स में आपने देखा है 15 से 20 प्रश्न जो है वो पॉलिटी के हिस्से से आते हैं और मेंस में एक पूरा पेपर होता है और एथिक्स वाले पेपर में भी उसका मदद मिलता है। साथ ही ऐसे में भी उसकी मदद मिलती है। जब आप ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो उसमें भी उसकी पूरी। इसके अलावा जो आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं या पूरी दुनिया भर की खबरें जो देखते हैं, उसमें भी एक तुलनात्मक अध्ययन करने का मौका मिलता है। जुडिशरी के जो समय समय पर डिसीजंस आते हैं, उससे भी आपको तुलना करने को मौका मिलता है कि आप पॉलिटी के कौन से हिस्से से उसको जोड़ते हैं। इसके अलावा जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं, राजनीति में जो निर्णय लिए जाते हैं, उनका युक्तियुक्तकरण भी आप समझ पाते हैं कि उसकी रीजनेबलनेस कैसी है, वो कहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल है, कहाँ जाकर के वो असंवैधानिक हो जाता है। तो विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं काम करती हैं, वो पूरी दुनिया में कैसे काम करती हैं और भारत में कैसे काम करती हैं और फिर हमारे स्थानीय स्वशासन तक कैसे आती हैं, इनकी सबकी समझ बनाने के लिए आपको पॉलिटी का अध्ययन करना चाहिए। कई लोग पॉलिटी का मतलब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं केवल, कि केवल मार्केट से कोई लक्ष्मीकांत या कॉन्स्टिट्यूशन की कोई एक किताब खरीद के ले आए और उसको पढ़ लिया और पॉलिटी हो गई। मात्र उससे पॉलिटी नहीं होता। पॉलिटी को समझने के लिए आपको उसके जो मूलभूत बिंदु हैं, जो खास करके फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसके प्राण को समझना पड़ता है। प्राण तत्व जो होता है वो, जैसे मनुष्य में प्राण होते हैं तो वो चलता फिरता है, बोलता है, उसकी सांसें चलती है, उसे हम जीवित कहते हैं। ऐसे मनुष्य को जीवित मनुष्य कहा जाता है। और ऐसे मनुष्य का ऐसा मनुष्य काम का भी होता है। ऐसे मनुष्य को हम आदेश दे सकते हैं, उससे कुछ बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। मरे हुए मनुष्य से क्या बात करेंगे? तो जिस प्रकार से मरा हुआ आदमी उस तरह का काम का नहीं होता है जो जिंदा आदमी है, और जिंदा आदमी जो है वो उसके प्राण की वजह से। ऐसे संविधान के जो प्राण बसते हैं वो प्राण अधिकारों में है, मनुष्य के अधिकारों में है। क्योंकि जो नागरिक हैं, इंसान हैं, मनुष्य हैं, इस देश के निवासी हैं, उनके जो अधिकार हैं, उन अधिकारों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम देश के लिए हैं या हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हैं। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे लिए है। बस ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा और देश बचेगा तो हम भी बचेंगे, इसलिए हम उसको बचाने की बात करते हैं। लेकिन हम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जब कभी इस हम के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की बात आती है तो फिर समझदार व्यक्ति आवाज उठाते हैं। समझदार लोग जब आवाज उठाते हैं तो उनको चिंता इस बात की होती है कि ये जो स्ट्रक्चर है अगर ये खत्म हो गया तो फिर एनार्किज्म आ जाएगा और फिर पूरी तरह से अव्यवस्था होगी और शासन ही खत्म हो जाएगा, तो फिर कोई किसी की बात नहीं मानेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन
का एक नाम अनुशासन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक नाम अनुशासन भी है, और वो अनुशासन स्व अनुशासन है। ये हमारा खुद का ऑटो डिसिप्लिन है, और इसी ऑटो डिसिप्लिन में हम लोग रहते हैं। इसी वजह से हम एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब डिसिप्लिन है, और वो डिसिप्लिन एक आदेश है। किसके प्रति आदेश है? नागरिकों के प्रति आदेश, कि हम एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करेंगे। जो मैंने पुराने आप वीडियो देखेंगे तो उसमें रूसों की सामान्य इच्छा से भी उसे जोड़ा है, कॉमनवेल्थ से भी जोड़ा है। कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर भी था जब संविधान का 1909 का और 1919 का, तो 1919 का संविधान बन रहा था, तब एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ नाम से अखबार निकाला था। कॉमनवेल्थ यानी हम सबकी सामान्य इच्छा, हम सबकी सामान्य इच्छा, जियो और जीने दो की इच्छा है। इसलिए जब कभी कोई डैमेज पहुंचाता है तो राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना इसलिए होती है ना। आज हम एक आर्टिकल भी लेने वाले हैं करंट अफेयर्स में, तो राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने नफरत पैदा की। इसलिए ऐसे नेता जो दुनिया में किसी भी देश में हो, जो नफरत पैदा करते हैं, नफरत सिखाते हैं कि ये खराब है, ये खराब है, जो नफरत सिखाते हैं, नफरत बांटते हैं, वो मानवता के दुश्मन हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दुश्मन हैं। नफरत सिखाना, नफरत फैलाना, और किसी को घटिया बताना, और उसके बाद स्वयं को श्रेष्ठ बताना, दूसरे को घटिया बता करके स्वयं को श्रेष्ठ बताना, और नफरत तैयार करना किसी के प्रति, इससे खराब चीज नहीं हो सकती। वो कहां ले जाके रख देती है समाज को? समाज को जब आप नफरत बताने लगते हो तो आप किसी पहाड़ पर ढकेलते 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 समाज को ऐसी जगह पे खड़ा कर देते हो जहां पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर अगर उसको हल्का सा भी धक्का लगा तो वो ढह जाएगा, नीचे खाई में जाके गिरेगा। तो जब हम नफरत सिखाना शुरू करते हैं तो हम उसको पहाड़ की उस दिशा में ढकेलते हैं जहां जाकर के उसको सिर्फ गड्ढे में डालना है। तो समाज को, देश को गड्ढे में डालना हो तो नफरत सिखाइए। इसलिए बात यूनिटी और इंटीग्रिटी की करते हैं। इसलिए समझदार लोग जो होते हैं, आप हमारे परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य में जाकर के युग निर्माण सत्संकल्प के नाम से पढ़ोगे तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हम राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। तो धार्मिक संगठन को ये बात करने की क्या जरूरत पड़ गई? वो समझदार व्यक्ति थे ना, वो महापुरुष थे, वो युग दृष्टा थे, तो उनको वो चीज दिखाई पड़ती थी कि आगे जाकर के राष्ट्र की एकता और अखंडता में समस्या आएगी। और फिर उन्होंने तो विभाजन देखा था, 1947 का विभाजन देखा था, तो उनको पता है कि राष्ट्र का एक होना और अखंड होना कितना आवश्यक है। तो किसी भी राष्ट्र की एकता और अखंडता नफरत के सहारे खड़ी नहीं होती, प्रेम और सौहार्द के सहारे खड़ी होती। उसकी जो भी कीमत चुकाई जाती है वो प्रेम और सौहार्द के बल पे चुकाई जाती है, और उसको अखंड रखा जाता है, उसको अक्षुण्ण रखा जाता है। तो राष्ट्र को यदि एक और अखंड रखना है तो नफरत के सहारे कभी भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए नाथूराम गोडसे और गांधी दोनों में से चुनने की जब बात आती है तो लोग जो है, समझदार लोग, समझदार व्यक्ति, जो उनको, जो युग पुरुष होते हैं या जिनको दुनिया दिखाई देती है, ऐसे लोग जब कभी, महापुरुष लोग जब कभी भी कलम चलाते हैं अपनी, तो वो गांधी के ऊपर चलाते हैं उस तरह से। गोडसे को इग्नोर करते हैं क्योंकि गोडसे अखंडता के प्रतीक नहीं है, गोडसे एकता का प्रतीक नहीं है। गोडसे हत्या, हिंसा, नफरत उसके प्रतीक है। यानी एक व्यक्ति की नफरत इस हद तक पहुंच गई कि वो रिवॉल्वर लेकर के चला गया सामने और उसने गोली मार दी एक निहत्थे व्यक्ति को। अगर गांधी ने भी उनके ऊपर हमला करवाया होता, गांधी ने भी उसके ऊपर हमला करवाया होता कि एक बार हत्या का प्रयास किया गांधी ने गोडसे का, तो फिर उन्होंने बदला लेने के लिए वो कर दिया, तो बात अलग थी। लेकिन वो निहत्थे व्यक्ति पर इस तरह से करना, वो निश्चित रूप से जो है प्रेम का प्रतीक नहीं है, नफरत का प्रतीक है।
अब कई लोग नफरत में इतने अंधे हो जाते हैं कि उसको उचित ठहराने लगते हैं, उनको लगता है कि ये काफी अच्छा काम है। तो फिर क्या आप अपने बेटे को, यानी आप अपने बेटे को गांधी बनाना चाहते हैं या गोडसे बनाना चाहते हैं? तो आप इमेजिन करो कि गांधी यदि बनेगा या गोडसे बनेगा, अगर आपका बेटा गोडसे बनेगा तो क्या बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगा? इमेजिन करो कि आप अपनी लड़की के लिए पति कैसा लाना चाहते हो, गोडसे जैसा या गांधी जैसा? आप कहोगे नहीं, गांधी जैसा तो नहीं चाहिए, वो तो लंगोटीदारी हो जाता है। नहीं, लेकिन फिर भी प्रवृत्ति के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो गोडसे जैसा होगा तो किसी दिन लाश आएगी आपकी बेटी की, गोली मार के घर भिजवा देगा। ये लो अपनी बेटी बहुत बकबक कर रही थी, हमने तो गोली मार दी। तो आप अपने लिए दामाद कैसा चुनना चाहते हो? आप बेटे के रूप में किसे देखना चाहते हो? नहीं देखना चाहते ना, विलेन के तौर पे तो कौन देखना चाहेगा अपने रिश्तेदारों को? तो निजी तौर पर जब आप उसका सोचेंगे तो विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन ये जो हिंसा है, नफरत है, ये इसके सारे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलता। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम, अहिंसा और त्याग और इन दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना, दूसरे के अधिकारों की को मान्यता देना, अपने कर्तव्यों को निभाना, उसके सहारे चलता है। चाहे वो मानवाधिकार हो, चाहे कई लोगों ने इसको गाली बना दिया, मानवाधिकार की बात करना ही गाली हो जाती है। उनको लगता है मानवाधिकार की बात कर रहे हैं मतलब गाली दे रहा है, जबकि मानवाधिकार जो है वो सबसे बेसिक चीज है। मनुष्य के जन्म के साथ वो अधिकार आ जाते हैं। इसलिए आप देखते हो कि यूपीएससी में नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट्स पॉलिटी के नाम पे बस यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 2-2, 3-3, 4-4 प्रश्न होते हैं। एक तरफ आप किसी किताब को पढ़ रहे हो, बहुत मोटी किताब है, या 30-40 किताबों को पढ़ते हो, वहां से एक भी प्रश्न नहीं आता, और केवल एक पतला सा जो 20 पेज का नोट्स होता है मौलिक अधिकारों का और नीति निर्देशक तत्व का, उन 20 पेज में से 5 प्रश्न हो जाते हैं। तो क्या कारण है कि 20 पेज में से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और 20 किताबों में से एक भी प्रश्न नहीं आता? इसका मतलब है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 20 किताबें उतनी आपके देश के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके खुद के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मनुष्य के समाज के लिए सामाजिक तौर पे वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस सामाजिक ताने बाने को बना के रखना और हर कमजोर व्यक्ति के लिए काम करना, ये संविधान का मूल उद्देश्य है, और वही आपको प्रश्नों के तौर पर पढ़ना। तो ये उसका आत्म तत्व है, प्राण तत्व है, जिस प्राण तत्व को जान लेने के बाद आपको संविधान बहुत आसान लगने लग जाएगा, पॉलिटी वाला हिस्सा बहुत आसान लगने लग जाएगा। अदरवाइज आपको लगेगा कि ये तो हम जो कह रहे हैं या ये जो कर रहे हैं ये तो मतलब केवल पढ़ाई हो रही है। तो हम लोग बहुत सारे अधिकारों का विस्तार भी देखेंगे। एक आप YouTube पे वीडियो है हमारा मौलिक अधिकारों का विस्तार, वो देखेंगे तो उसमें आपको आर्टिकल 21 का विस्तार और दूसरे अन्य मौलिक अधिकारों का विस्तार दिखाई पड़ेगा। क्योंकि यहाँ हम लोग अब दूसरी तीसरी बार ये पढ़ने जा रहे हैं, तो अभी मैं चाहूंगा कि कुछ आप वीडियोस देख करके अपने कंसेप्ट और क्लियर कर लें, फिर हम इन नोट्स के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहता हूं कि जैसे जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि 20 प्रश्न होंगे, तो उसमें से 18 प्रश्न आपके ठीक हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी वो हिस्सा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इस हिस्से में से पूरे 20 के 20 प्रश्न ठीक हो सकते हैं, एक भी आपका प्रश्न गलत ना हो। यानी एग्जाम में 20 ऑब्जेक्टिव आए, 20 क्वेश्चंस पूछे जाए आपसे, तो पूरे के पूरे 100% आप ठीक करके आ जाए। ये केवल पॉलिटी में संभव है, हालांकि संभव तो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, लेकिन दूसरे में इतना वास्ट होता है, इसमें फिर भी लिमिटेशन है। सब कुछ होते हुए भी, इतना वास्ट होते हुए भी ये लिमिटेड है, इसको कंप्लीट किया जा सकता है। तो हम 1 महीने के अंदर पॉलिटी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों को 3 दिन का समय जरूर दिया जाना चाहिए, नीति निर्देशक तत्वों को 2 दिन का समय दिया जाना चाहिए। आप कहेंगे नहीं वो तो आधे घंटे में हो जाते हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो नहीं, एक एक बिंदु के ऊपर आपको निबंध लिखना आना चाहिए, एक एक पॉइंट पर आपको निबंध लिखना आना चाहिए। आर्टिकल 39
की बात जब चल रही हो तो 39 पर 4-5 निबंध आ जाते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन। 39A निशुल्क विधिक सहायता। तो निशुल्क विधिक सहायता क्यों? लीगल एड, कानूनी सहायता क्यों? किसी भी व्यक्ति को निशुल्क कानूनी सहायता देने की क्या आवश्यकता है? जैसे किसी आदमी का जमीन है, किसी आदमी के पास खेती है और खेती की जमीन है, अगर वो किसी ने छीन ली, वो तो गरीब हो गया, 10 साल से मजदूरी कर रहा है, उसकी जमीन तो 10 साल पहले एक जमींदार ने, एक पटेल ने छीन ली है, वो देता नहीं और सारी कमाई वो रखता है, तो ये आदमी तो गरीब हो गया, इसके पास तो वकील करने का पैसा नहीं है। तो सरकार जो है फंडामेंटल राइट्स के तहत, दरअसल फंडामेंटल राइट्स में तो निशुल्क विधिक सहायता नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, तो सरकार उसको निशुल्क विधिक सहायता की पेशकश करेगी। तो विधिक सहायता प्राधिकरण बने हुए हैं और जिला विधिक सहायता केंद्र है, प्रत्येक न्यायालय में मिल जाएंगे। वहां जिला विधिक सहायता वालों के पास जाकर के एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि साहब हम गरीब हैं, आप हमको वकील अवेलेबल कराइए ताकि हम अपना मुकदमा दायर कर सकें, और वो सारा निशुल्क होगा। तो निशुल्क विधिक सहायता जो है वो देखा जाए तो उसका अधिकार है, लेकिन अधिकार के तौर पर उसको न देकर के नीति निर्देशक तत्वों में सरकार ने अपने कर्तव्य के तौर पर माना है उसे, कि सरकार का यह दायित्व होगा कि हम उसको निशुल्क सहायता उपलब्ध कराएंगे, विधिक सहायता उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो अपना मुकदमा लड़ सके। अब देखिए, कई लोग जिन लोगों को आपने देखा होगा कि जो मनरेगा पे आपत्ति उठाते हैं कि अच्छा अब इनको मतलब दिहाड़ी करने में जोर आ रहा है, मतलब इनको पंचायत में 200 रुपया ऐसे ही दे दो, गड्ढा खुदवाओ इनसे, एक लकड़ी उधर से उधर रखवाओ, 200 रुपया दे दो। तो मैंने कई बार आपको कहा है कि मनरेगा में काम करके कोई करोड़पति नहीं बन सकता। मनरेगा में काम करके, अच्छा मान लीजिए किसी आदमी को 1000 रुपए रोज मिलते हो और वो किसी काम पे जाता हो, तो वो काम छोड़ करके कोई 200 रुपए वाला, 150 रुपए वाला मनरेगा क्यों करेगा? मनरेगा में काम वही व्यक्ति करेगा जिसके पास रोजगार नहीं है और उसके सिवाय, मनरेगा के सिवाय उसके पास और कोई तरीका नहीं है, वही व्यक्ति मनरेगा में काम करेगा, लेकिन उसकी भी आलोचना होती है। तो राइट टू वर्क, जो काम का अधिकार है, काम पाने का अधिकार है, आजीविका का अधिकार है, ये सब फंडामेंटल राइट्स के पार्ट है और ये जीवन जीने के अधिकार के साथ ही जुड़े हुए हैं। इसलिए उसको काम पाने के अधिकार को, यानी कि आजीविका के अधिकार को, मनरेगा को उसके साथ जोड़ा गया, लेकिन आपको उसके आलोचक मिल जाएंगे। दरअसल वो कॉम्प्रिहेंसिवली वो पढ़ नहीं रहे ना, देख नहीं रहे हैं सिचुएशन को। उनको लग रहा है कि इस व्यक्ति को काम मिल जाता है तो व्यक्ति 200 रुपए में, 250 रुपए में काम कर लेता है। उसके बाद जब दिहाड़ी बुलाते हैं, जब हम किसी काम को शुरू करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो रहा है हमारे यहाँ या हमारे खेत में काम है, तो हमें मजदूर 400-500 रुपए में मिल नहीं रहा है, और जब इसके पास गए तो इसने 500 रुपए मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि 200 रुपए में तो वो काम करता ही है। या अधिकांश मजदूर चूंकि पहले सब अवेलेबल होते थे और 200-300 रुपए में, 400 रुपए में अवेलेबल हो जाते थे, अब चूंकि काम मनरेगा में होने लगा है तो अधिकांश लोग उधर जाने लगे हैं, तो शॉर्टेज आ गया है लेबर का, तो अब हमको लेबर महंगी पड़ती है। पहले 200-400 रुपए में पड़ जाती थी, अब 500-600 रुपए में पड़ रही है, तो वो गाली देता है। लेकिन आप जो कमाई करोगे, मान लीजिए उन लेबर को लेकर के आपने 1 लाख रुपया कमाया, 2 लाख रुपया कमाया, तो कमाने के बाद आपको जब इतना प्रॉफिट हो जाए, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आप उसको देने जाते हो क्या उस मजदूर को कि नहीं तुमने भी श्रम किया है और उस दिन हमने तुमको 200 रुपया दिया था, चलो आज 500 रुपया और पकड़ो, हमको बहुत प्रॉफिट हो गया है। ऐसा आप करते नहीं हो ना। क्योंकि आप ऐसा नहीं करते हो, इसलिए उसे आजीविका कमाने का अधिकार है और आपसे ज्यादा मांगने का भी अधिकार है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपका इतना घाटे का सौदा हो गया कि आप बंद करके ही जाने वाले हो, आपके लिए तो प्रॉफिट है। यही चीज किसी कंस्ट्रक्शन में है या किसी और फैक्ट्री में है, तो वहां पर अतिरिक्त मूल्य वैसे भी बहुत ज्यादा है, मार्क्स के हिसाब से देखें तो।
तो चूंकि, और फिर भोजन के लिए बोला जाता है, जब अंत्योदय अन्न योजना है या तमाम प्रकार के राशन कार्ड हैं, उसके तहत 50 रुपए में पूरे सप्ताह भर का अनाज हो गया, तो 50 रुपए में पूरे सप्ताह का अनाज उसने इकट्ठा कर लिया। तो ऐसे में फिर आलोचना की जाती है उसकी कि ये योजना तो गरीबों को निकम्मा बनाई जा रही है। ऐसे ही जब निशुल्क विधिक सहायता की बात आती है तो लोगों को लगता है कि अगर किसी ने खेत पे कब्जा किया है और उसको केस लगाना है तो वकील करे, अच्छा वकील करे और अपने पैसे से करे। सरकार क्यों भुगतेगी? हमारे टैक्स के पैसे से उसका वकील क्यों किया जाएगा? हम टैक्स देते हैं सरकार को, टैक्स तो सभी देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी लोग देते हैं, गरीब आदमी भी देता है, भिखारी भी देता है, जो भी सामग्री खरीदी जाती है उसके ऊपर टैक्स होता है, तो हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है। लेकिन वो यही सोचते हैं कि हमारे पैसे के बल पे निःशुल्क विधिक सहायता। तो आज मैं सोच बदलने वाली बात कर रहा हूं कि आज आप थोड़ी सी अपनी सोच कॉन्स्टिट्यूशनल बना लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बना लेंगे तो अवसाद से भी बचेंगे और मेंटल रिटार्डेशन से भी बचेंगे, कहीं आप भविष्य में मेंटली रिटार्डेड ना हो जाए। क्योंकि जो उदारवादी सोच होती है, समतावादी सोच होती है, कल्याणकारी सोच होती है, उस सोच में तो सबके कल्याण की बात की जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की जाती है, प्रणवन्तो विश्वमार्यम की बात की जाती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है। तो भारत की सोच तो यही है, भारतीय संस्कृति भी यही है, यहाँ तक कि हिंदू संस्कृति भी यही है। लेकिन उसके बावजूद लोग जो है उसी तरह की बात करते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है? वो जिन बच्चों में बात करते हैं तो वो विलेन बन जाते हैं। जिन बच्चों को वो सिखाते हैं कि इस प्रकार का आपको बिहेव करना चाहिए, दूसरा उनके बच्चे तो कभी फिर सिविल सर्विसेज में उस तरह से आ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो वही सोच लिखनी पड़ती है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के साथ साथ, पॉलिटी पढ़ने के साथ साथ अपनी सोच विकसित कीजिए, परोपकारी सोच, कल्याणकारी सोच, दूसरों के मदद करने की सोच, जिसके पास नहीं है उसको देने की सोच, जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है उसको अधिकार वापस दिलाना, उसके अधिकार दिलाना, अपने कर्तव्यों के निर्वहन की सोच कि हम कर्तव्यों को ठीक से निर्वाह कर रहे कि नहीं कर रहे, स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्शों को संजोए रखने की सोच, जो हमारे कर्तव्यों में पहला कर्तव्य, इको फ्रेंडली होने की सोच कि हम इको फ्रेंडली हैं कि नहीं है। तो फिर आपको ट्रंप में खामी नजर आ जाएगी, क्योंकि ट्रंप जिस तरह का बिहेव करता है उसमें कर्तव्य नाम की कोई चीज नहीं है, वो अधिकार लेना चाहता है। फिर आपको भारत की राजनीति में भी समझ में आ जाएगी कौन विलेन है और कौन हीरो है। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किसका सब कुछ छीनना चाहता है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन क्यों बुरा है, क्योंकि आर्टिकल 39 ही कहता है कि संपत्ति का संकेंद्रण नहीं होने देना है। राज्य की ड्यूटी है कि वो संपत्ति का संकेंद्रण नहीं होने देगा, किसी भी एक व्यक्ति के पास में संपत्ति इकट्ठी नहीं होने देगा। कई बार हम लोग सोचते हैं कि उससे तो फिर बहुत दिक्कत आएगी, डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाएगा। तो डेवलपमेंट करना किसे है और डेवलपमेंट का करना क्या है? अगर मान लिया जाए किसी डेवलपमेंट के दौरान कोई व्यक्ति भूखा सो जाए और एक व्यक्ति के पास में इतना डेवलपमेंट हो जाए कि आपके शहर में 200, आपका जो गांव है मान लीजिए उसमें 200 हवेलियां बन जाए और झोंपड़ियां रह जाएं 25-30, और उन झोपड़ियों में लोग भूख से मर जाएं और वहां पर रोज पार्टी होती रहे उन हवेलियों में। वैसे 200 हवेलियां नहीं होगी, 200 झोपड़ियां होंगी और 10 हवेलियां होंगी, तो 10 बड़ी हवेली हो जाए, 10 बड़े मकान हो जाए और 200 झोपड़ियां हो, और उन 200 झोपड़ियों में लोग भूख से तड़पते रहें, तभी तो वो हवेली बनेगी। जब तक आप किसी को भूख से तड़पाते नहीं हो ना, तब तक बड़ी हवेली नहीं हो सकती, ध्यान रखिए। ये सिद्धांत है कि कहीं ढेर लगा है मिट्टी का, जो आपको बताया था कि मिट्टी का ताजा ताजा ढेर लगा हुआ है, बहुत ज्यादा मिट्टी है इसका मतलब बहुत बड़ा गड्ढा है, थोड़ी सी मिट्टी है इसका मतलब छोटा गड्ढा है। आप आसपास देखिए कहीं गड्ढा खुदा होगा, बिना गड्ढा खोदे सतह पर आपको मिट्टी दिखाई नहीं दे सकती। मिट्टी का ढेर तभी दिखाई देता है जब आसपास कहीं गड्ढा खुदा हो। तो आपने जब तक कई लोगों को भूख के कगार पे नहीं पहुंचा दिया,
जब तक कई लोगों को आपने कंगाल नहीं कर दिया, जब तक कई लोगों का खून आपने नहीं चूस लिया, तब तक आपका महल तैयार नहीं हो सकता। महल तभी तैयार होता है, अट्टालिकाएं तभी बनती हैं जब बहुत लोगों का शोषण होता है। तो शोषण के अगेंस्ट अट्टालिकाएं बनती है, ध्यान रखिए। और कॉन्स्टिट्यूशन उसी को बैलेंस करने की बात करता है कि अट्टालिकाएं थोड़ी छोटी होंगी चलेगा, महल 200 कमरे का महल नहीं होगा, 20 कमरों का महल होगा चलेगा, 10 कमरों वाला भी चलेगा, लेकिन उधर किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। इसलिए संपत्ति के संकेंद्रण के खिलाफ है। तो मूल जो भाव है वो समाजवाद का भाव है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूल भाव है वो समाजवाद का भाव है। प्राइवेटाइजेशन से और किसी के अमीर होने से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? दरअसल किसी को अमीर होने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अमीर होने के साथ ही बहुत सारे लोग गरीब हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम, समान वितरण नहीं रहता। इसलिए निशुल्क वितरण होना चाहिए और समान वितरण होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। फिर उसी व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाया जाता है और वही व्यक्ति टैक्स देता है, उसके टैक्स के पैसे से फिर स्कूल खुलते हैं तो उसका बच्चा निशुल्क पढ़ता है। उसी को निशुल्क विधिक सहायता की बात हो रही है, उसी की सुरक्षा की बात चल रही है, उसी को मनरेगा में फिर काम देकर के पैसा देने की बात चल रही है। फिर उसी व्यक्ति को आप जो है निशुल्क इलाज की बात कर रहे हैं, निशुल्क दवा का वितरण हो रहा है सरकारी अस्पताल में, तो उसके लिए निशुल्क शिक्षा, उसके लिए रोजगार, उसके लिए निशुल्क दवा का वितरण, ये सारी चीजें घूम फिर करके उसी के आ रही है। यानी ये एक तरह का कम्युनिज्म है ना? कम्युनिज्म, कम्युनिज्म प्रकृति भी हमें सिखाती है, प्रकृति भी हमें सिखाती है, वर्षा के वितरण के रूप में सिखाती है। समुद्र गर्म होता है, उसमें से भाप उठती है, जलवाष्प बनती है, बादल बन जाते हैं। और जब बादल बन जाते हैं तो वो जो जल राशि है वो आकाश में पहुंचकर, आसमान में पहुंचकर के फिर रेनफॉल के रूप में आती है, वर्षा के रूप में समान रूप से वितरित हो जाती है, कि बिना किसी भेदभाव के वो समान रूप से हो जाती है। कभी कभी भेदभाव होता है, अल नीनो लानीना के कारण आप सूखा भी देखते हैं और अतिवृष्टि भी देखते हैं, तो वो धरती पे वितरित हो जाती है। नदी नालों को पानी मिल जाता है, पौधों का सिंचन हो जाता है, सबका पेट भर जाता है, शेष बचा हुआ पानी फिर समुद्र में जाके मिल जाता है, वापस उसी समुद्र में जाके मिल जाता है। तो ये वितरण है, वितरणकारी व्यवस्था है, डिस्ट्रीब्यूटिव व्यवस्था है। सोलर बजट होता है, सूर्य की किरणों का बजट होता है, रेडिएशंस का बजट होता है, वर्षा के पानी का बजट होता है। तो हमारे यहाँ वाटर बजट भी है, एनर्जी बजट भी है, रेडिएशन बजट भी है। इसलिए हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, क्योंकि हम रोक लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम बहुत ज्यादा जो है एमिट करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। तो हम ग्रीन हाउस गैस का एमिशन ज्यादा करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट तैयार होता है। और जो गर्म वातावरण बना हुआ है वो इसी की वजह से बना हुआ है, क्योंकि जो रेडिएशन वापस जाना चाहिए था वो ये ग्रीन हाउस गैसेस सोख लेती हैं, और उस रेडिएशन की वजह से हमारे यहाँ तापमान ज्यादा बना रहता है। तो जो तापमान वापस, रेडिएशन वापस जाना चाहिए था, वो नहीं जा पाता। तो इसका मतलब है कि पूरी प्रकृति में लेने और देने की व्यवस्था है। इसलिए अध्यात्म के क्षेत्र में, हिंदू धर्म में, और खास करके गायत्री परिवार में, जो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि यज्ञ जो होता है वो एक तरह से कम्युनिज्म का एग्जाम्पल है। यज्ञ और संविधान में बहुत समानता है, जो यज्ञ होता है उसमें और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत समानता है, क्योंकि यज्ञ में भी यही भाव होता है, देने का भाव होता है। यज्ञ में आहुति देते हैं तो एक शब्द बोला जाता है, इदम नमम, एक वाक्य होता है, वैदिक वाक्य है, इदम नमम। स्वाहा बोलने के बाद में, स्वाहा के साथ आप बोलते हैं ना, कई बार कहते हैं कि उसने सब कुछ होम कर दिया, उसने सब कुछ स्वाहा कर दिया। इसलिए कई बार कहा जाता है नेत्रदान यज्ञ है, रक्तदान यज्ञ है, विद्यादान यज्ञ है। तो ये सब यज्ञ के रूप इसलिए माने जाते हैं। यज्ञ को कई लोग सोचते हैं कि ब्राह्मणों का काम है और यज्ञ पंडितों का काम है, और यज्ञ जो है वो एक तरह की धार्मिक चीज है। नहीं,
दयानंद सरस्वती तो और किसी को मानते नहीं थे, मूर्ति पूजा को मानते नहीं थे, जाति प्रथा को मानते नहीं थे, ब्राह्मणों के विरोधी थे दयानंद सरस्वती, और ब्राह्मण उनके एक नंबर के दुश्मन थे। उस समय के जो ब्राह्मण हैं वो दयानंद सरस्वती की हत्या करना चाहते थे, अंत में उनको जहर दे करके मार डाला। तो दयानंद सरस्वती के अंत में भी हत्या ही हुई, और जीवन भर वो ब्राह्मणों से दुखी रहे और उनकी वजह से ब्राह्मण दुखी रहे। लेकिन वो यज्ञ को मानते थे क्योंकि ये वैदिक प्रक्रिया है। तो वेदों में समानता की बात की गई, बाद में जाति प्रथा की बात आई है, बाद में असमानता की बात आई है। तो पिछले 2000 साल 2500 साल का जो हमारा इतिहास है उसमें ये विकसित हुआ है, जाति प्रथा, शोषण, असमान वितरण, ये सब उसमें हुआ है। बाकी यज्ञ में तो देने की बात है। इदम नमम, इदम नमम का मतलब होता है ये मेरा नहीं है, आपका है। इदम नमम का मतलब ये मेरा नहीं है, ये आपका है और मैं आपको अर्पित करता हूं। इसलिए जो आरती होती है उसमें तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये जो आता है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो वो यही है इदम नमम, उसका हिंदी स्वरूप है वो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यानी हे ईश्वर, तूने जो प्रकृति, ये दरअसल प्रकृति पूजा है कि इस प्रकृति ने मुझे जो दिया है मैं वापस लौटा रहा हूं। यही भाव आपके आर्टिकल 21 में आता है और आर्टिकल 19 में आता है, आर्टिकल 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, यही है कि हम जो लोगों के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं हम अपने कर्तव्यों से कर रहे हैं, और ये हम उनको उन्हीं का लौटा रहे हैं, ईश्वर का ही लौटा रहे हैं, इस प्रकृति का, इस देश का लौटा रहे हैं। भारत देश ने जो हमें दिया है हम उसको लौटा रहे हैं, टैक्स के रूप में लौटा रहे हैं, उसका सहयोग करके लौटा रहे हैं, उसके अधिकारों का रक्षा करके लौटा रहे हैं, और मानवता के नाते लौटा रहे हैं, मानवाधिकार के रूप में लौटा रहे हैं, धर्म के रूप में लौटा रहे हैं, उसको धार्मिक स्वतंत्रता देकर के लौटा रहे हैं, उसको शिक्षा का अधिकार देकर के लौटा रहे हैं, वो जीवन जीने का अधिकार दे रहे हैं, उसको आजीविका का अधिकार दे रहे हैं, राइट टू फूड दे रहे हैं, भोजन का अधिकार दे रहे हैं, और निःशुल्क विधिक सहायता दे रहे हैं। ये सब दे करके एक कमजोर को, जिसके पास नहीं है, उसको दे रहे हैं। तो उन्होंने यज्ञ की व्याख्या में आगे बताया था कि यज्ञ जब होता है तो अगर आप एक चम्मच घी खाते हैं तो आपका खुद को लग जाएगा, आप खुद को घी खिला रहे हैं क्योंकि एक चम्मच आपने खा लिया। यहां मतलब ये है कि एक टीचिंग है, एक शिक्षण है कि यज्ञ में आपने एक चम्मच घी डाला तो वो धुआं हो गया, और वो जो स्मोक है वो सब तक फैला। तो उसने समान वितरण किया, निशुल्क वितरण किया, बिना टैक्स के, बिना किसी पैसे के। उसने आपको उसकी खुशबू, घी के जलने की जो खुशबू है, तो घी जब हवन सामग्री के साथ में गया और जब आहुति पड़ी तो उससे जो धूम्र निकले हैं, उससे जो धुआं निकला है, वो समान रूप से सबको मिला है। तो टीचिंग है उसके पीछे, किसकी? समानता की, समता मूलक समाज की, इगेलिटेरियन सोसाइटी की, वितरणवादी न्याय की, और लोकोपकार की, लोक उपकार की, लोक कल्याणकारी राज्य की एक कंसेप्ट है। और ये जो सोशलिस्ट शब्द है प्रस्तावना में, लगभग ये उसी का स्वरूप है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसको समान रूप से वितरित कर दें। अब कोई आदमी यदि यज्ञ कर रहा है और इदम नमम भी बोल रहा है, इदम नमम भी बोल रहा है, यज्ञ भी कर रहा है, और जब वो यज्ञ करके उठा और यज्ञशाला से बाहर निकला और जब गेट पे पहुंचा तो एक आदमी जो है गिरा हुआ पड़ा था, उसने उसको उठाया नहीं, या उसको हॉस्पिटल ले जाना था, नहीं ले गया, या भूखों मर रहा था एक आदमी, उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, उसको उसने कुछ नहीं दिया। तो फिर क्या? तो क्या उसका यज्ञ सफल हो गया? नहीं, वो अंदर एक तरह से वादा करके आया है कि ये मेरा नहीं है, ये आपका है। तो ये उसका है दरअसल, बाहर जो बैठा हुआ है और जिसके पास कुछ नहीं है, उसको देने का था ये, लेकिन उसने दिया नहीं। ये कहानी आती है ना युधिष्ठिर के यहाँ पर, जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तो एक नेवला आया था, वो नेवला आधा सोने का था, और उसने सोचा कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, दान दक्षिणा हो रही है, भगवान कृष्ण जहां पत्तल उठा रहे हैं, यहां तो मैं सोने का हो ही जाऊंगा। तो वो जो जूठन थी, लोगों ने जहां खाना खाया था उस जूठन में सब जगह लौटने लगा, तो कुछ हुआ नहीं।
तो किसी ने पूछा नेवले से कि आप क्यों ऐसे लोट लगा रहे हैं, क्या है? तो बोले मैं आधा सोने का हूँ, और दरअसल एक चांडाल था, और एक परिवार था, ब्राह्मण परिवार था, तो उसके पास अकाल पड़ा हुआ था, खाने को कुछ था नहीं। रंतिदेव की भी इसी प्रकार की कहानी आती है। तो खाने को कुछ था नहीं, तो उसने घर में 3-4 रोटी थी जो बनाई थी शाम को, तो परिवार के सब सदस्यों ने बंटवारा कर लिया, और कि अब हम इतना इतना रोटी खाएंगे, एक एक रोटी सब लोग खाएंगे। और अचानक से बाहर किसी के कराहने की और करुण पुकार सुनाई दी कि मुझे खाना दो, मैं भूखा हूं। तो एक चांडाल था। तो कहानी एग्जैक्ट मैं बोल पा रहा हूं कि नहीं, वो एक अलग चीज है, उसका दरअसल उसका रिजल्ट जो है वो बड़ा मायने रखता है। तो कहानी में आगे ये होता है कि वो चांडाल को जो है सब लोग अपना अपना हिस्सा दे देते हैं। उसके बाद भी वो भूखा होता है, तो छोटा बच्चा भी अपना हिस्सा दे आता है। उसके बाद चांडाल जो है वो पानी पीता है और हाथ जहां धोता है, उस जगह पर जाकर के वो नेवला लोट लेता है, तो वहां वो आधा सोने का हो जाता है। तो वो कहानी में ये है, कहानी का उद्देश्य, नेवला तो बोलता नहीं है और नेवला कोई सोने का होता भी नहीं है, लेकिन कहानी का उद्देश्य ये है कि वो एक बहुत पुण्य का काम था, भूखे आदमी को भोजन कराना, वो यज्ञ के बराबर था, और वो कई राजसु यज्ञ और कई अश्वमेध यज्ञों से भी ज्यादा बड़ा था। भूखे व्यक्ति को भोजन कराना, दुखी व्यक्ति की मदद करना, जो कष्ट में है उसके कष्ट को दूर करना, जिस व्यक्ति को जिसकी सहायता है उसको सहायता दे देना, और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना यज्ञ के बराबर होता है। तो यज्ञ एक फिलॉसफी है। तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना और यज्ञ करना दोनों काफी नजदीकी संबंध है दोनों का, और दोनों की फिलॉसफी एक ही है, बस लोग उसको उस तरह से समझते नहीं है। इस वजह से संविधान वाले दुश्मन हो जाते हैं यज्ञ वालों के। यज्ञ ब्राह्मण का प्रतीक हो जाता है, यज्ञ करने वाले को ब्राह्मण कहा जाता है, तो ब्राह्मण को वो लोग जाति मान लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मण और पुरोहित जाति नहीं है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और आप आईएएस हो जाते हैं तो आप ब्राह्मण हो जाएंगे, आप पुरोहित हो जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण एक फिलॉसफी है, पुरोहित एक फिलॉसफी है। पुरोहित का नाम यदि आप तोड़ करके देखेंगे तो पुर का हित चाहने वाला। पुर का मतलब होता है गांव, पुर का मतलब होता है गांव, और हित का मतलब उसका हित चाहने वाला। जो पुर का हित चाहता है, पूरे गांव का हित जो चाहता है, उस गांव का पुरोहित होता था। जो पूरे गांव का हित चाहता है, और जो पूरे जिले का हित चाहता है, वो जिला कलेक्टर होना चाहिए, क्योंकि पूरे जिले का हित चाहता है। जिला कलेक्टर होना मतलब जिले का पुरोहित होना। अब आप कहेंगे कि नहीं, पुरोहित तो जाति से होते हैं, जो पुरोहित जी के यहाँ पैदा होते हैं वो पुरोहित होते हैं। नहीं, पुरोहित जी के यहाँ पैदा होने से पुरोहित नहीं होता। मान लीजिए कोई का सरनेम जो है पुरोहित है, और उसका लड़का जो है वो भी सरनेम लगाता है, पुरोहित लगाता है, लेकिन वो बड़ा निकम्मा है। वो दूसरे का हित क्या करेगा, वो खुद का हित भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो पढ़ना लिखना उसको मान लीजिए आता नहीं, और वो जुआ खेलना शुरू कर दे, शराब पीना शुरू कर दे, आवारागर्दी करना शुरू कर दे, दूसरे लोगों को परेशान करना शुरू कर दे, तो वो पुरोहित है क्या? नहीं, वो पुरोहित नहीं है। चाहे उसने सरनेम रख लिया हो पुरोहित, लेकिन वो पुरोहित नहीं हो सकता, क्योंकि हित तो वो कुछ करता नहीं है, फिर वो पुरोहित नहीं है। तो जो पुरोहित है वही ब्राह्मण है, यानी कि ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण एक तरह का स्टेटस है, यानी जो उस तरह का काम करेगा वो ब्राह्मण है, जो दूसरे की मदद करेगा वो ब्राह्मण है, जो वेलफेयरिस्टिक है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का काम वेदों में क्या बताया था? दान देना और दान लेना। इसलिए मैं जोड़ रहा हूं उसको कॉन्स्टिट्यूशन से, कि जो यज्ञ है और ब्राह्मणत्व है या पुरोहितवाद है, वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, संविधानवाद है, लेकिन उसने अपना काम करना बंद कर दिया है। इस वजह से वो आज विलन है कई जगहों पर, वो उस तरह से करता नहीं है, बल्कि वो उत्पीड़क हो गया है, दूसरे की पीड़ा का कारण बन गया है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाला हो गया। तो पीड़ा पहुंचाने वाला कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता।
ब्राह्मण सुखद स्थिति लाने वाला व्यक्ति होता है, ब्राह्मण वातावरण का परिष्कार करने वाला व्यक्ति होता है, ब्राह्मण जो होता है वो पर्यावरण का संरक्षक होता है, ब्राह्मण जो होता है वो उत्पादक होता है। किस तरह का? लोगों को उत्पादन करना सिखाता है, विध्वंस करना नहीं सिखाता। तो ब्राह्मण उसे कहते हैं। तो ब्राह्मण एक शब्द है और एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है। पुरोहित भी उसी तरह से, यज्ञ भी। मैंने एक साधारण एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, यानी कि संविधानवाद क्या है, और कैसे ये एक कल्याणकारी समाज में बदलता है, और कल्याणकारी समाज में हमको बदलना पड़ेगा इसको। और अगर ये ऐसा हम लोग नहीं कर पाए तो फिर हमारा पढ़ना व्यर्थ है। इसलिए हम लोग इसको इस रूप में पढ़ें और इस रूप में जानें, तो उसका मर्म समझ पाएंगे। जो प्राण तत्व में बोल रहा था आपको संविधान का, वो यही है कि संविधान ब्राह्मण होना सिखाता है, संविधान पुरोहित होना सिखाता है। सो वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, प्रधानमंत्री ने भी एक जगह कहा है कि हम पुरोहित राष्ट्र को जागृत और समुन्नत रखेंगे, जीवंत बनाए रखेंगे। कि हम पुरोहित राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे, तो क्या इस देश में जिनका सरनेम पुरोहित है, या जो पुरोहित कार्य करते हैं, यज्ञ करवाने का काम करते हैं, कर्मकांड करते हैं, क्या उनका काम है राष्ट्र को जीवंत बनाए रखने का? क्या उनका काम है राष्ट्र को जागृत बनाए रखने का? नहीं, ये सिविल सर्वेंट्स का काम है। हम और आप सिविल सर्वेंट्स बनने जा रहे हैं, यानी कि हम पुरोहित बनने जा रहे हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण बनने जा रहे हैं। उस हिसाब से जाति वाले ब्राह्मण नहीं, जाति वाले ब्राह्मण किसी काम के नहीं है, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अधिकांश लोगों ने भलाई का काम छोड़ दिया, अपना अपना काम करना शुरू कर दिया, सबने अपना अपना बिजनेस चला लिया है, सब अपनी अपनी दुकान खोल के बैठ गए हैं, सब अपनी अपनी खेती कर रहे हैं। ठीक है, भौतिकवादी युग है। अब वो पहले के समय में ब्राह्मण का भरण पोषण जो है वो समाज कर लेता था, ब्राह्मण भिक्षावृत्ति भी कर लेते थे, भिक्षा भी मांग लेते थे, और जो लोग कमाते थे वो ब्राह्मण को दान देते थे। अब दान देने की परंपरा चली गई है, अब लोग उतना दान देते नहीं है, तो उन्होंने भी अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आधुनिक ब्राह्मण कौन है, वर्तमान समय के ब्राह्मण कौन है, वर्तमान समय के पुरोहित कौन है? ये ठेका लिया है सिविल सर्विसेज वालों ने। सिविल सर्विसेज की, इसलिए पहले के समय में ब्राह्मण बनने के लिए आपको वेद पाठ कराया जाता था और गुरुकुल में ले जाया जाता था, और गुरुकुल में जाकर के आप ये सब करते थे। वर्तमान समय में सिविल सर्विसेज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है, वेद पाठ नहीं कराया जाता। अब वेद वो काम नहीं कर सकते, अब स्मृतियां और पुराण और उपनिषद और वो काम नहीं कर सकते। अब कौन कर सकते हैं? सिविल सर्विसेज की तैयारी करती है, और वो फिर उसकी पोस्ट बना दी गई है, उसको वेतन निर्धारित कर दिया है। अभी भी वेतन लोग ही दे रहे हैं, अभी भी वेतन जो है वो समाज ही दे रहा है। लेकिन बीच में एक सरकार का एक टूल आ गया, सरकार आ गई, क्योंकि राजा महाराजा चले गए। पहले राजा महाराजा ब्राह्मण को अपने यहाँ रख लेते थे राज दरबार में और उसको दक्षिणा देते थे। अब वो ब्राह्मण खत्म हो गया, तो अब कौन आ गए? सिविल सर्वेंट आ गए, और सिविल सर्वेंट में रिजर्वेशन हो गया, उसमें SC ST का आदमी भी चला जाता है, OBC का भी चला जाता है, और जनरल भी चला जाता है, और जनरल में भी कोई गरीब है तो वो EWS में चला जाता है। अब सब लोग चले जाएंगे, और ये है कि उसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा कर दी है, जन्म के आधार पे नहीं है। पहले भी ब्राह्मण जन्म के आधार पे नहीं था। वेदों के समय में ब्राह्मण कोई भी हो सकता था, जिसका दिमाग तेज चलता हो, जो वेदों को पढ़ सकता हो, जो श्लोक जानता हो, जो संस्कृत भाषा में बात कर सकता था, ऐसे ऐसे लोग। वो तो उत्तर वैदिक काल में आया था मनुस्मृति में, और उसमें कि जो व्यक्ति वेद सुन लेगा वो कान में शीशा डाल दिया जाएगा, उसके शीशा भर देंगे, उसके कान में जो है उसकी जबान निकाल ली जाएगी, जबान खींच ली जाएगी, अगर उसने वेद पाठ कर लिया। बाद में क्या हुआ कि ब्राह्मणों को खतरा लगने लगा, जो उनका बेटा अगर लायक नहीं रहा, नालायक हो गया, तो वो तो वेद पाठ नहीं कर पाएगा, और कल से वो सिविल सर्विसेज में नहीं आ पाएगा, यानी कि वो ब्राह्मण नहीं बन पाएगा। तो उनको जब खतरा लगा तो उन्होंने जो है उस पर वो शर्त रख दी कि आप इसको हमारे बेटे को ही बनाइए, जाति से बनाइए, आप तो जन्म से बनाएंगे अब तो। वो फिर जन्म से जब ब्राह्मण बनने लगा तब दिक्कत आ गई, क्योंकि फिर नालायक लोग भी बनने लगे।
और नालायक जब बनने लगे तो फिर वो समाज में समस्याएं खड़ी करने लगे। तो फिर उन्होंने एक किताब लिख दी कि अब आगे से अगर कोई शूद्र वाला अगर कोई पढ़ लेगा, सीख लेगा और वो ब्राह्मण बनने की कोशिश करेगा तो हम उसके कान में शीशा डाल देंगे और उसकी जबान खींच लेंगे, उसकी चमड़ी उधेड़ लेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये पढ़ने की। तो अब जब देश आजाद हुआ 1950 में, अच्छा अंग्रेज जब आए तो उनको इस ब्राह्मण से और ये वेद पाठ से और इनसे कोई लेना देना नहीं था। मुगलों को भी इससे कोई लेना देना नहीं था। तो हमारी गुलामी के इतिहास में मुगलों ने वो व्यवस्था पूरी बदल दी, ब्राह्मणों का कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहा। और बाद में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सिविल सर्विसेज शुरू कर दी और इंग्लैंड में उसकी प्रतियोगिता परीक्षा कर दी। तो अपने आप ही बड़ौदा महाराज के सिविल सर्वेंट जो थे वो अंबेडकर थे। उन्होंने अंबेडकर को सिविल सर्विसेज में लिया अपने यहाँ, एक तरह से अपना सेक्रेटरी बनाया, तो वो चीफ सेक्रेटरी थे एक तरह से। तो ठीक इसी तरह से अभी इन दिनों में यदि आप कोई पुराने जमाने की व्यवस्था को अगर आप रीऑर्गेनाइज तरीके से देखना चाहते हैं, फिर से रिकैप्चुलेशन उसका देखना चाहते हैं, तो वो इस रूप में है। किस रूप में है? सिविल सर्विसेज के रूप में। वो उस समय की जो सिविल सर्विसेज वो थी, आज के सिविल सर्विसेज नाम क्या है? लोक सेवा। आपके कमीशन का नाम क्या है? पब्लिक सर्विस कमीशन। तो फोर्थ पेपर पे समझ में आया होगा आपको, काफी हद तक आप फोर्थ पेपर को समझ पाए होंगे जो मैं बता रहा हूं। तो यही फोर्थ पेपर है, यही पब्लिक सर्विस है, यही सिविल सर्विस है। और इसी सिविल सर्विस के माध्यम से आप वही पुराना वाला काम कर रहे हो। उस समय में वो ब्राह्मण करते थे, आज आप ये कर रहे हो। तो अब आपको क्या पढ़ाया जाता है? पॉलिटी पढ़ाई जाती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है। वेद उतने जरूरी नहीं है, फिलोसॉफी है। फिलोसॉफी के रूप में आपको बुद्धिज्म से क्वेश्चन आएगा, जैनिज्म से क्वेश्चन आएगा, वेदों से भी आ सकता है, उपनिषदों से भी आ सकता है, एक आध सवाल आ सकता है, कभी 3-4 साल में एक आध बार आता है। लेकिन 20 सवाल, 100 में से 20 सवाल कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं, पॉलिटी से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आज के सिविल सर्विसेज है। और यहीं से आप वही लोक कल्याणकारी व्यक्ति बनते हो। भाव वही है, किसका कल्याण करना? उस छोटे व्यक्ति का कल्याण करना, वंचित व्यक्ति का कल्याण करना, दमित का, दलित का, महिला का, बच्चे का, विकलांग का, जो बोल नहीं सकता उसका भला करना। और पर्यावरण के उन तत्वों का, उन अंगों का कल्याण करना या उन अंगों को बनाए रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना और रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा से ज्यादा डिपेंड करना, सस्टेनेबल बने रहना और पर्यावरण संरक्षण करना एनवायरमेंट के। इसलिए एनवायरमेंट के सवाल होते हैं, 20 सवाल एनवायरमेंट के आ जाते हैं, 20 सवाल एनवायरमेंट से हो जाते हैं और 20 सवाल पॉलिटी से हो जाते हैं। और बाकी भी सवालों का भाव आप देखोगे तो वो लोक कल्याण करना ही रहेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूं बार बार कि अपने अंदर ये भाव विकसित कीजिए और इन्हीं भावों से आपका सिविल सर्विसेज निकलेगा। तो ये प्राण तत्व है, ये उसका सेंट्रल आइडिया है। तो सेंट्रल आइडिया जो होता है उसको छोड़ करके जब आप तैयारी करते हैं तो फिर दिक्कत आ जाती है। इसलिए इधर उधर की मत भिन्नताओं में जाने की आवश्यकता नहीं। आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी वर्ग से हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो लोक कल्याण का भाव अपने अंदर रखना चाहिए। 31 तारीख को प्रधानमंत्री जब संबोधित कर रहे थे सिविल सर्विसेज के इस बार के ट्रेनीज को, प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे, आपको याद है कितने लोगों ने प्रोग्राम देखा था? तो उसमें वो क्या कह रहे थे? आम आदमी से जुड़िए, उसका दर्द समझने की कोशिश कीजिए और कुछ लीक से हटकर करने की कोशिश कीजिए। वो सिविल सर्विसेज वालों की यही क्लास ले रहे थे। अगर वो मेरी तरह अगर समझाते तो वो हिंदूवादी हो जाते, क्योंकि वो यज्ञ के हिसाब से बात कर रहे हैं। नहीं, यज्ञ की बात नहीं कर रहे, मैंने भी यज्ञ की बात नहीं की है। दरअसल आपको समझाने की कोशिश की है एक एग्जाम्पल से। तो वो एग्जाम्पल जो है उन्होंने भी दिया और उन्होंने भी आम आदमी से जुड़ने की बात की, सामान्य मानवीय से जुड़ने की बात की। उन्होंने कहा आप आम इंसान से क्यों नहीं जुड़ते, उनके साथ रहिए और लीक से हटके कुछ काम कीजिए। बाकी सब लोग फाइलों में उलझे रहते हैं, आप फाइलों से निकल करके आम आदमी के लिए कुछ रोल मॉडल बनिए ना, कुछ काम करिए और केवल चेहरा चमकाने के लिए काम मत करिए। तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, लगभग वही बातें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का भाव है और उसी के सपोर्ट से वो भी वहां पहुंचे। इसलिए प्रधानमंत्री कई बार कहते हैं ना कि मैं
इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही बना हो। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो मैं आज प्रधानमंत्री नहीं होता। वो जो बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर अम्बेडकर नहीं होता तो प्रधानमंत्री पद पे कब्जा जातिवादी लोगों का होता, तो फिर तो ब्राह्मण ही प्रधानमंत्री बनते ना हमेशा। तो फिर तो जाति के हिसाब से बनते हैं, या फिर अपर कास्ट के लोग बनते हो। मोदी तो ओबीसी से आते हैं, तेली जाति से आते हैं, जो गांव में तेल निकालने का काम करते हैं। कोल्हू का बैल जो आपने सुना होगा कहावत, तो कोल्हू चलते थे गांव में। और कोल्हू जो होता था उसमें बीच में तेल की पिसाई होती थी, एक बैल जो है वो उस कोल्हू को घुमाता रहता था, उससे तेल निकलता था। वो जो जाति होती है तेली तंबोली, जो ये काम करती थी अपने हाथ से, उस जाति के सदस्य हैं प्रधानमंत्री। तो वो तो निचली जाति मानी जाती है, ओबीसी माना जाता है। ठीक है, उनसे अनटचेबिलिटी नहीं होती थी उस तरह की, क्योंकि उस तेल को सभी लोग खाते थे, सवर्ण वर्ग के लोग भी खाते थे। लेकिन एक साधारण व्यक्ति का प्रधानमंत्री बनना तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही संभव हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में यदि ऐसे प्रोविजन नहीं होते, समता मूलक प्रोविजन नहीं होते, तो ऐसा आदमी तो प्रधानमंत्री बनने की संभावना ही नहीं थी। ठीक है कि नहीं? क्योंकि भारत में तो राजघराने बहुत हैं, रॉयल फैमिलीज बहुत हैं, फिर तो उन्हीं के बच्चे सब कुछ बनते रहते हैं। तो मुझे लगता है अच्छी बात समझ में आई होगी, कॉन्स्टिट्यूशन का मर्म समझ में आया होगा आपको, और एक अलग फ्लेवर आपकी तैयारी में आएगा। चलिए आज की बात खत्म करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं।